मैं किरण वर्मा आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाकू योद्धा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को अपनी इस वीडियो में CG ACF एंड रेंजर एग्ज़ाम मीन्स छत्तीसगढ़ सहायक वन संरक्षक और वन क्षेत्रपाल एग्ज़ाम के लिए इसका जो पेपर सेकंड है उसमें जो साइंस का सिलेबस दिया हुआ है, जिसमें केमिस्ट्री भी मेंशन किया हुआ है। मीन्स आपके सिलेबस में जो केमिस्ट्री का सिलेबस दिया हुआ है फ्रेंड्स, उसके अंतर्गत जो भी टॉपिक्स दिया हुआ है उससे रिलेटेड मैं आप सभी को क्वेश्चन सीरीज करवाने वाली हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, और आज ये मेरा पहला वीडियो है केमिस्ट्री या फिर जिसे हम हिंदी में रसायन भी कहते हैं उससे रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, जैसा कि ये मेरा पहला वीडियो है तो मैं आप सभी को ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बता देती हूँ कि मैं आप सभी को जो पीटी का एग्ज़ाम होता है, नीट का एग्ज़ाम होता है, उनमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है, उन क्वेश्चंस का सीरीज करवाने वाली हूँ। मीन्स इन सभी क्वेश्चंस का मैं आप सभी को अपने वीडियोस में प्रैक्टिस कराऊंगी। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बता देती हूँ कि ये जो पीटी का एग्ज़ाम होता है, जो नीट का एग्ज़ाम होता है, इन एग्जाम्स में फ्रेंड्स जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है सेम टू सेम क्वेश्चन उठा करके आप सभी के CG ACF और रेंजर एग्जाम में डाल दिया गया है। अगर आप क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि A to Z ये जो नीट एग्जाम हो या फिर जो पीटी एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं, केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो चाहे बायोलॉजी हो, उसी क्वेश्चन को उठा करके आपके एग्जाम में डाल दिया गया है। इसलिए मैं आप सभी के लिए ये जो वीडियोस है वो बना रही हूँ। तो ये पहला वीडियो है फ्रेंड्स। इसी तरह मैं आप सभी के लिए इसका सीरीज लेकर आऊँगी, जिससे आप सभी की जो एग्ज़ाम की तैयारी है वो एकदम परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप सभी ने केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस अभी तक पढ़ लिया है तो भी फ्रेंड्स जब तक आपने क्वेश्चन सीरीज सॉल्व नहीं किया है तब तक आपकी तैयारी अधूरी है। क्योंकि जब आप अचानक से क्वेश्चंस देखेंगे एग्जाम में तो कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका आंसर तो हमें पता होता है, लेकिन हम जब अचानक से उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो हम उसका आंसर नहीं कर पाते हैं, और करते भी हैं तो कभी कभी गलत हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम क्वेश्चन सॉल्व करें, जिससे हमारे दिमाग में हमने जो भी पढ़ा है वो अच्छे से फिक्स हो जाए, मीन्स अच्छे से हमें याद हो जाए। और साथ ही फ्रेंड्स, आप सभी को मैं एक बात और बता देती हूँ कि अगर आपने केमिस्ट्री नहीं पढ़ा है और अगर आपको समझ में नहीं आया है तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं आप सभी को क्वेश्चन सॉल्व करवाते करवाते उसका जो भी आंसर बताऊंगी उसके पीछे क्या थ्योरी रहा है वो भी बताऊंगी, और साथ ही उसका आंसर वही क्यों लिया गया है वो भी बताऊंगी। मीन्स मैं आप सभी को इतने अच्छे से बताऊंगी कि आप सभी ने अगर केमिस्ट्री नहीं भी पढ़ा है तो भी आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करती हूँ आप सभी के लिए ये मेरा बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आप सभी के लिए, देखिए स्क्रीन पर, एल्डिहाइड के अपचयन से बनता है। क्या है क्वेश्चन? एल्डिहाइड के अपचयन से बनता है। अपचयन को इंग्लिश में बोलते हैं रिडक्शन। मीन्स आपसे पूछा जा रहा है कि अगर हम एल्डिहाइड का रिडक्शन करें तो क्या बनता है। ठीक है, अब आप सभी सोच रहे होंगे कि एल्डिहाइड तो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर आपने सिलेबस को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि लास्ट में जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें एल्कोहल दिया हुआ है और एसिटिक एसिड दिया हुआ है। और 2016 हो या फिर 2017 दोनों ही एग्जाम्स में आप सभी के एसिटिक एसिड और साथ ही जो एल्कोहल है उससे क्वेश्चन पूछा गया है कि उसे कैसे बनाते हैं, किस किस जो यौगिक है उससे बनाते हैं, मीन्स किसके अपचयन से या फिर रिडक्शन से बनाते हैं, या फिर किसके जल अपघटन या फिर हाइड्रोलिसिस से बनाते हैं। ऐसा क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो क्वेश्चन है वो इसी से ही रिलेटेड है, इसलिए मैं आप सभी के लिए इस क्वेश्चन को ऐड कर रही हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो एल्डिहाइड है इसके रिडक्शन से क्या बनता है। तो जो एल्डिहाइड है फ्रेंड्स, इसके रिडक्शन से बनता है प्राथमिक एल्कोहल। क्या बनता है? प्राथमिक एल्कोहल। तो क्या बन रहा है फ्रेंड्स? एल्कोहल। इसलिए आप सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आप सभी से ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं कि एल्कोहल किस किस से बनता है, मीन्स और कैसे बनता है। अपचयन से बनता है, रिडक्शन से बनता है, या फिर ऑक्सीडेशन से बनता है, या फिर हाइड्रोलिसिस या फिर जल अपघटन से बनता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एल्डिहाइड का जो रिडक्शन होता है उससे क्या बनता है? प्राइमरी एल्कोहल बनता है या फिर प्राथमिक एल्कोहल बनता है। तो अब मैं आप सभी को बता देती हूँ कि आखिर रिडक्शन होता क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपने दो बातें सुनी होंगी अभी तक, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, मीन्स ऑक्सीकरण और रिडक्शन। तो इसका मैं सिंपल शब्दों में आप सभी को समझाती हूँ कि किसी भी रिएक्शन में अगर जो भी कंपाउंड या फिर जो भी मॉलिक्यूल दिया हुआ है
उसके साथ अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो, क्या ऐड हो रहा हो, हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो, तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिडक्शन। मीन्स हम ये मान के चलते हैं कि जो भी अणु है या फिर जो भी यौगिक दिया हुआ है उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है या फिर अपचयन हो रहा है। ठीक है। और अगर किसी भी अभिक्रिया में किसी अणु के साथ या फिर किसी यौगिक के साथ को ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो, क्या ऐड हो रहा हो, ऑक्सीजन, तो उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन या फिर ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है। अब देखिए आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है कि ये जो एल्डिहाइड है उसके अपचयन से एल्कोहल कैसे बन रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो एल्डिहाइड है ना, उसमें क्या है, उसका जो रासायनिक या सूत्र या फिर उसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है, CHO रहता है। ठीक है। क्या रहता है, CHO रहता है। देखिए स्क्रीन पर R लिखा हुआ है, R के साथ CHO ऐड है। तो कहीं भी अगर आपको फंक्शनल ग्रुप CHO दिखे तो वो किसका फंक्शनल ग्रुप होता है, वो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है। और R फ्रेंड्स, R कोई भी एल्किल समूह हो सकता है। एल्किल समूह में एल्केन से अगर हम एक हाइड्रोजन बाहर निकाल देते हैं तो जो बच जाता है उसे एल्किल समूह कहते हैं। जैसे CH4 क्या होता है, मेथेन होता है ना। तो अगर मैं CH4 में से एक हाइड्रोजन बाहर निकाल दूं तो क्या बचता है, CH3 बच जाता है। तो ये जो CH3 है इसे ही क्या कहते हैं, हम लोग एल्किल कहते हैं। ठीक है। और जैसा कि नामकरण होता है कार्बन की संख्या के आधार पर, तो इसे हम क्या कहते हैं, मेथिल कहते हैं। ठीक है। क्योंकि जो CH4 होता है वो क्या होता है, मेथेन होता है। तो आप सभी ने अगर नामकरण पढ़ा होगा तो आप सभी को ये सब बातें पता है, लेकिन मेरा काम है आप सभी को सारा इन्फॉर्मेशन देना, तो मैं आप सभी को इसका सारा डिटेल बता रही हूँ। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्या है, RCHO, तो R की जगह में कोई भी एल्किल समूह आ सकता है और CHO क्या है, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी को क्या बताई कि रिडक्शन में क्या होता है, जो हाइड्रोजन होता है वो आकर के जो भी मॉलिक्यूल है या फिर जो भी कंपाउंड है उससे ऐड होता है। तो इसमें फ्रेंड्स हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और यहाँ पर निकिल भी है। निकिल क्या काम कर रहा है, यहाँ पर उत्प्रेरक, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, कैटलिस्ट कहते हैं, उसका काम कर रहा है। ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को जल्दी संपन्न करवाने में मदद करता है। ठीक है। तो देखिए निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये जो हाइड्रोजन है वो किससे ऐड हो रहा है, एल्डिहाइड से ऐड हो रहा है और प्राथमिक एल्कोहल बना रहा है। क्या बना रहा है, प्राथमिक या फिर प्राइमरी एल्कोहल बना रहा है। अब फ्रेंड्स आप सभी सोच रहे होंगे कि ये प्राथमिक एल्कोहल क्या होता है, जैसा कि ऑप्शन में आप सभी के दिया हुआ था, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल, है ना। तो फ्रेंड्स इसके पीछे भी थोड़ा सा थ्योरी है जो मैं आप सभी को बता देती हूँ। देखिए आप सभी स्क्रीन पर देखिए, मैं आप सभी के लिए एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रही हूँ। देखिए प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल इस आधार पर होता है कि जो OH ग्रुप है, OH ग्रुप क्या है, जो OH है वो भी एक फंक्शनल ग्रुप है जो कि एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है। तो जो OH ग्रुप है फ्रेंड्स वो यौगिक के किस कार्बन से कनेक्टेड है उसके आधार पर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल होते हैं। मीन्स अगर जो OH ग्रुप है वो यौगिक के पहले कार्बन से कनेक्टेड है तो उसे प्राथमिक एल्कोहल कहेंगे, दूसरे कार्बन से कनेक्टेड है तो उसे द्वितीयक एल्कोहल कहेंगे, और अगर तीसरे कार्बन से कनेक्टेड है तो उसे तृतीयक या फिर टर्सरी एल्कोहल कहते हैं। ठीक है। तो आप सभी की स्क्रीन पर एग्जाम्पल्स हो रहा है, देख लीजिए, अच्छे से मैं बता दी हूँ। और साथ ही जो यौगिक बना हुआ है रिएक्शन में उसको भी मैं शो कर दी हूँ कि ये कैसे प्राइमरी एल्कोहल है। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स कि ये जो कार्बन है ना, इससे किससे जुड़ा हुआ है, ये जो OH है वो पहले कार्बन से ही जुड़ा हुआ है। और साथ ही अगर आपने नामकरण पढ़ा होगा तो मैं आप सभी को बता देती हूँ कि नामकरण हम कैसे करते हैं, इस प्रकार से करते हैं जिससे जो भी फंक्शनल ग्रुप ऐड हुआ है कार्बन के साथ उसका जो नाम है, मीन्स उसका जो भी संख्या है वो कम से कम आए। जैसा कि अगर आप सभी सोच रहे होंगे, जैसा कि ये R है ना, R इधर लिखा हुआ है तो R में भी कोई ना कोई एल्किल समूह है, C2H5 भी हो सकता है। ठीक है। या फिर CH3 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है। तो अगर आप सभी ये सोच रहे होंगे कि हम R के साइड से भी तो काउंटिंग करना स्टार्ट कर सकते थे, तो फिर तो ये या फिर टर्सरी होता है या फिर से सेकेंडरी होता है। लेकिन फ्रेंड्स अगर हम नॉमेनक्लेचर देखें, मीन्स नामकरण देखें, तो नामकरण की जो थ्योरी है उसके अनुसार हमें हमेशा गिनती उस साइड से स्टार्ट करना है, मीन्स लेफ्ट या राइट से उस साइड से ही स्टार्ट करना है जिधर से जो कार्बन की संख्या है वो कम से कम आए, जिससे कोई भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स अगर मैं ये जो नामकरण किया गया है, मीन्स प्राथमिक एल्कोहल मैं बोल रही हूँ, तो अगर मैं R के साइड से स्टार्ट करूंगी, ये यहाँ पर भी अगर कोई भी CH3 ग्रुप भी रहा तो अगर OH जो है जिस कार्बन से जुड़ा है वो सेकेंड नंबर पर हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर पर हो जाएगा अगर मैं
लेफ्ट से काउंट करना स्टार्ट करती हूँ, लेकिन अगर मैं राइट से काउंट करूँगी तो वो पहला होगा, ठीक है। और हमारा थ्योरी जो नॉमेनक्लेचर का थ्योरी है वो यही कहता है कि हमें ऐसा काउंटिंग करना है कि फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन का जो अंक हम देते हैं वो कम से कम आए, ठीक है। तो देखिए मैं आप सभी को इसके पीछे का सारा हिस्ट्री भी बता दी हूँ। तो फ्रेंड्स इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, प्राथमिक एल्कोहल, ठीक है फ्रेंड्स। और उम्मीद करती हूँ कि मैं जितना भी थ्योरी आप सभी को बताई हूँ वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। और मैं आप सभी को स्क्रीन पर जो एग्जाम्पल शो कर रही हूँ फ्रेंड्स, आप सभी उसे भी पढ़ लीजिए। देखिए इसमें मैं पहले में शो कर दी हूँ, है ना, अच्छे से बता दी हूँ 1 एथेनॉल करके, ठीक है, क्योंकि आर की जगह में कुछ भी हो सकता है, CH3 भी हो सकता है, CH3 CH2 मीन्स ये C2H5 होगा, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। फिर देखिए जो सेकेंड एग्जाम्पल है वो भी देख लीजिए, जिसे मैं 2 ब्यूटेनॉल दी हूँ, ये सेकेंड वाले कार्बन से कनेक्टेड है, OH जो है वो। फिर थर्ड में थर्ड वाले कार्बन से कनेक्टेड है कौन, जो OH ग्रुप है वो, ठीक है, कौन, जो OH ग्रुप है वो, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं फ्रेंड्स हम अपना अगला क्वेश्चन, ठीक है। वैसे पहले क्वेश्चन को समझाने में थोड़ा सा टाइम लग गया मुझे, लेकिन अब आगे मैं आप सभी को थोड़ा सा फास्ट समझाऊंगी, जिससे हम सभी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, ठीक है फ्रेंड्स। और उम्मीद करती हूँ मैं जो भी बता रही हूँ आप सभी को समझ में आ रहा है। और अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप सभी मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट बॉक्स में ही आप सभी को आंसर दे दूंगी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबलतम अम्ल है, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जो एसिटिक एसिड है उसी से रिलेटेड पूछा हुआ था, और क्लोरोएसिटिक एसिड में पूछा हुआ था कि कौन सा इनमें से प्रबल है, उसका रीजन बताइए। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, इसलिए मैं आप सभी के लिए इस क्वेश्चन को ऐड कर रही हूँ। अभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जो क्वेश्चन आप सभी को पूछा गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए आप सभी की स्क्रीन पर शो रहा है कि ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। अब फ्रेंड्स वही क्वेश्चन दोबारा तो नहीं पूछेगा, इसलिए हमें अपनी तैयारी आगे करनी है, ठीक है। तो देखिए, और अभी मैं आप सभी को ये जो क्वेश्चन है उसका भी आंसर बताऊंगी, जो क्वेश्चन करवा रही हूँ। तो जो स्क्रीन पर शो रहा है क्वेश्चन, उसका भी आंसर आप सभी को पता चल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स मैं आप सभी को कौन सा क्वेश्चन पूछी, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबलतम अम्ल है, मीन्स स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड आप सभी को बताना है। तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है, एसिटिक एसिड दिया हुआ है, प्रोपियोनिक एसिड दिया हुआ है, मोनोक्लोरोएसिटिक एसिड दिया हुआ है, ब्यूटायरिक एसिड दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स जो अम्ल होता है, ठीक है, अम्ल को हम प्रबल कब कहते हैं। तो देखिए आप सभी ने 2-3 थ्योरी पढ़ा होगा, जैसे कि ब्रॉन्स्टेड-लॉरी अवधारणा पढ़ा होगा कि जो H+ दाता होता है वही अम्ल होता है, ठीक है। आपने फिर लुईस का भी पढ़ा होगा, लुईस का बहुत ही ज़्यादा फेमस है, क्योंकि लुईस ने ऐसे सब्सटेंस के बारे में भी बताया जो जल में घुलनशील नहीं थे, लेकिन वो क्या थे, अम्लीय थे और क्षारीय थे, ठीक है, इसलिए इनकी थ्योरी भी बहुत ही फेमस है। और इनके अनुसार अम्ल कौन होता है फ्रेंड्स, अम्ल वह पदार्थ होता है जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है, मीन्स जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स ग्रहण करता है या फिर लेता है उसे क्या कहते हैं, उसे अम्ल कहते हैं, ठीक है। तो देखिए ये प्रोटॉन दाता होता है अम्ल, और साथ ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को लेने वाला होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स आप सभी को एक और बात याद रखना है, कौन सा बात याद रखना है, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। जैसा कि आप सभी के एग्जाम CGF एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था उसमें ऑप्शन दिया हुआ है माइनस आई इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट, ऐसा आपको दिया हुआ था ना ऑप्शन, मैं अभी शो करी थी उसमें। तो फ्रेंड्स ये जो अम्लता है ना, वो जो है इसी प्रभाव के कारण होता है। और ये प्रभाव क्या होता है मैं आप सभी को सिंपल शब्दों में अच्छे से बता देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स अम्ल जो है स्ट्रॉन्ग कब होगा, जब वो आसानी से प्रोटॉन को दे दे और आसानी से एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर ले, ग्रहण कर ले, ठीक है। और ये जो दोनों बातें हैं इसको कौन प्रभावित करता है, ये जो प्लस आई इफेक्ट है और जो माइनस आई इफेक्ट है ये प्रभावित करता है, ठीक है। तो देखिए प्लस आई इफेक्ट, पहले तो मैं आप सभी को बता देती हूँ कि इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, ये है इंडक्टिव इफेक्ट। क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रेरणिक प्रभाव। क्या कहते हैं हिंदी में, प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं, ठीक है। तो ये 2 प्रकार का होता है, प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, और आपके एग्जाम में डायरेक्टली प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट ही ऑप्शन में दिया हुआ था। अब मैं सिंपल शब्दों में आप सभी को बता देती हूँ कि ये प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट क्या होता है। देखिए प्लस आई इफेक्ट, ठीक है, ऐसे जो भी तत्व है या फिर हम बोल सकते हैं ऐसा कोई भी समूह, तत्व नहीं है ना, समूह बोलेंगे, है ना, ग्रुप, ऐसा कोई भी ग्रुप जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता है,
क्या, जो इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करते हैं वो क्या समूह होते हैं, प्लस आई इफेक्ट डालने वाले होते हैं। मीन्स ऐसे समूह जो कि इलेक्ट्रॉन्स को प्रतिकर्षित करते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, वो क्या है, प्लस आई इफेक्ट डालने वाले होते हैं। और ऐसे समूह जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करते हैं वो क्या होते हैं, माइनस आई इफेक्ट डालने वाले होते हैं। ठीक है, क्या, ऐसे समूह जो कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, वो क्या है, माइनस आई इफेक्ट डालने वाले होते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे लिए कौन सा फायदेमंद होगा, मीन्स हमारे लिए नहीं, जो अम्ल है ना, तो अम्ल प्रबल कब होगा, जब वो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो पेयर्स हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करेगा। ठीक है, तो मीन्स प्रबल अम्ल कब होगा, जब वहां पर क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट होगा। ठीक है, तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें इसी का रीजन पूछा हुआ है ना, कि जो क्लोरोस्टिक एसिड होता है वो क्यों ज्यादा प्रबल अम्ल है, तो माइनस आई इफेक्ट के कारण होता है। क्यों होता है माइनस आई इफेक्ट, क्योंकि ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आप अभी जो मैं क्वेश्चन आप सभी को करा रही हूँ उसमें ऑप्शन में क्या है, एस्टिक एसिड है, प्रोपियोनिक एसिड है, प्रोपियोनिक या फिर प्रोपियोइक भी कह सकते हैं हम इससे, मोनोक्लोरो एस्टिक एसिड है और ब्यूटारिक एसिड है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी को प्लस आई इफेक्ट डालने वाले और माइनस आई इफेक्ट डालने वाले कुछ समूहों के नाम बता देती हूँ, क्योंकि इन सब का नाम आपको पता होना ही चाहिए। अगर आपको पता नहीं रहेगा तो आपका 2 नंबर का एक क्वेश्चन कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस अधिकतर एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं और आप सभी के एग्जाम्स में भी आ चुका है और आगे आने की संभावना भी है, क्योंकि एस्टिक एसिड आप सभी के सिलेबस में है। ठीक है, इसलिए आप सभी को, और साथ ही एसिड और बेस भी है, तो आपको पता होना चाहिए ना कि एसिडिक और जो बेसिक इफेक्ट होता है ना, मीन्स एसिडिक और जो बेसिक जो गुण होता है या प्रॉपर्टी होता है उसको कौन कौन से इफेक्ट, कौन कौन से कारक जो है प्रभावित करते हैं, और इसी से ही ये रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स, प्लस आई इफेक्ट डालने वाले कुछ ग्रुप्स हैं जो आर ग्रुप होते हैं। आर ग्रुप एल्किल समूह, जैसे CH3 हो गया, आप सभी की स्क्रीन पर शो रहा है। ठीक है, C2H5 हो गया, CH2R। ठीक है, तो यहाँ पर CH3 से मैं मतलब प्रतिस्थापित कर दी हूँ, सब्सटीट्यूट कर दी हूँ, H को हटा करके R ऐड कर दिए हैं। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप एक H को और हटा देंगे तो ऐसे ग्रुप आएगा। तो ये सभी क्या करते हैं, प्लस आई इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, मीन्स ये सब क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करते हैं, रिपेल करते हैं, दूर भेजते हैं। ठीक है, वैसे माइनस आई इफेक्ट डालने वाले समूह कौन से हैं, क्लोरीन हो गया, क्या हो गया, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, COOH हो गया। और साथ ही फ्रेंड्स, ये जो माइनस आई इफेक्ट है इनका बढ़ता हुआ क्रम मैं आप सभी के लिए शो कर दी हूँ, तो इसे भी आप सभी जरूर याद रखिएगा। और आगे ऐसा ही समूह दिया हुआ है, तो आप सभी से स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख सकते हैं और याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब मैं आप सभी को इसका रीजन बता देती हूँ। तो जैसा कि मैं क्या बोली कि जो आर समूह है वो जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है फ्रेंड्स, देखिए कार्बन की संख्या वैसे वैसे क्या है, प्लस आई इफेक्ट बढ़ते जा रहा है, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करते जाएंगे। तो जैसा कि ऑप्शन में दिया हुआ एस्टिक एसिड, तो एस्टिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए मैं नीचे में आप सभी के लिए इसको भी शो कर दी हूँ। देखिए एस्टिक एसिड क्या होता है, CH3COOH होता है ना, और साथ ही प्रोपियोनिक एसिड का फॉर्मूला भी मैं लिख दी हूँ, CH3CH2। तो देखिए इसमें आर समूह बढ़ते जा रहे हैं ना, ब्यूटारिक में भी आर समूह फिर बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे आर समूह बढ़ते जाएगा ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, दूर भेजेंगे। तो क्या होंगे ये, वो जैसे जैसे आर समूह बढ़ते जाएगा ये दुर्बल होते जाएंगे। क्या होते जाएंगे, दुर्बल होते जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन को आकर्षित नहीं करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन अम्ल का गुण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करना। इसलिए फ्रेंड्स, जैसे जैसे इनका क्रम बढ़ेगा, जैसे जैसे आर समूह बढ़ेगा, इसकी प्रबलता कम होते जाएगी। ठीक है, क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। तो इसमें फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा, सी होगा, मोनोक्लोरोस्टिक एसिड, क्योंकि Cl क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो जैसे Cl जो जुड़ जाएगा, किससे जुड़ जाएगा, एस्टिक एसिड में। वैसे भी इन सभी में से एस्टिक एसिड ही प्रबल था, किससे, जो प्रोपियोनिक एसिड है और जो ब्यूटारिक एसिड है, इससे सबसे प्रबल तो एस्टिक एसिड था। लेकिन एस्टिक एसिड में एक क्लोरीन आकर और जुड़ गया तो उसकी प्रबलता और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि क्लोरीन फिर क्या करता है, वो भी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इसका आंसर होगा क्या, मोनोक्लोरोस्टिक एसिड। ठीक है, और किसके कारण है, ये माइनस आई इफेक्ट के कारण है। इसलिए कारण भी मैं आप सभी को बता दी हूँ फ्रेंड्स अच्छे से, और दोनों इफेक्ट क्या होता है ये भी मैं आप सभी को साधारण शब्दों में समझाती हूँ। उम्मीद कर रही हूँ फ्रेंड्स मैं जो भी बता रही हूँ आप सभी को समझ में आ रहा है, और मैं जो भी बता रही हूँ फ्रेंड्स इसे आप सभी अपने दिमाग में अच्छे से नोट कर लीजिए। और अगर फ्रेंड्स आप सभी डिटेल से अगर पढ़ना चाहते हैं, है ना, तो आप मुझे बता सकते हैं। केमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक मैं आप सभी को इतने अच्छे से समझा सकती हूँ कि आप सभी किसी भी एग्जाम में इसे कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे अब मैं आप सभी को अगले क्वेश्चन पर चलती हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी बताने की कोशिश पूरा करूंगी फ्रेंड्स, लेकिन केमिस्ट्री सब्जेक्ट ही ऐसा है जिसमें मुझे आप
सभी को समझाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर मैं सिर्फ आंसर बताते जाऊंगी फ्रेंड्स तो आपको कोई मतलब नहीं है, मीन्स आपसे का कोई फ़ायदा नहीं होगा इससे, और आपको फ़ायदा देना मेरा काम है। अगर आपको फ़ायदा नहीं होगा तो मेरे वीडियो बनाने का, इतना मेहनत करने का कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए मैं आप सभी को जितना नॉलेज रिलेटेड है उसको बता रही हूँ। देखिए, मैं एक ही क्वेश्चन में आप सभी का कितना सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दे रही हूँ, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जैसा कि अल्कोहल बताई तो सिर्फ प्राथमिक अल्कोहल पूछेगा, वो द्वितीयक अल्कोहल भी पूछ सकता है। और जब मैं आप सभी को एग्जाम्पल के थ्रू बता दी हूँ तो अब आप कभी नहीं भूलेंगे। और जो प्रबलता मामले वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इससे भी अब आप सभी का कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, है ना फ्रेंड्स। तो चलिए अब आगे मैं आप सभी को बताती हूँ। आगे फ्रेंड्स, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। तो देखिए, जो अगर आप पॉलीमर से रिलेटेड क्वेश्चन उठाकर देखेंगे आप सभी अपने एग्जाम्स में, मीन CGSF एग्जाम्स में, तो आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि एकदम डिफिकल्ट क्वेश्चन तो पूछा नहीं हुआ है ना, नहीं पूछा है ना, एकदम सिंपल पूछा है कि ये किससे बना है, थर्मोप्लास्टिक्स, थर्मोसेटिंग्स, ऐसे क्वेश्चंस पूछा हुआ है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आप सभी के लिए इसलिए इजी क्वेश्चन ही लेकर आई हूँ इससे। वैसे पॉलीमर से रिलेटेड क्वेश्चन इजी ही होता है। तो सबसे पहले देखिए, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। तो जो प्राकृतिक रबर है फ्रेंड्स, वो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। किसका? आइसोप्रीन का। मीन्स जो आइसोप्रीन है वो प्राकृतिक रबर या फिर जो नेचुरल रबर है उसका क्या है, मोनोमर है। ठीक है, जो एकलक होते हैं ना फ्रेंड्स, जिनसे मिलकर क्या बनते हैं, पॉलीमर्स बनते हैं, बहुलक बनते हैं, उनको मोनोमर कहते हैं। ठीक है, मीन्स एकलक को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोनोमर कहते हैं। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे दिया हुआ है, रेयॉन बनाने में किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है। क्या दिया हुआ है, रेयॉन बनाने में किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, रेयॉन जो है एक प्रकार का रबड़ होता है जिसे बनाने में सेल्यूलोज का प्रयोग किया जाता है। और ये जो सेल्यूलोज है फ्रेंड्स, वो एक नेचुरल पॉलीमर है। ठीक है, क्या है, एक प्राकृतिक बहुलक है। और ये किसका बहुलक होता है, ये ग्लूकोज का बहुलक होता है। किसका बहुलक है, ग्लूकोज का। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे आप सभी के लिए फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन है, एसिटामाइड के जल अपघटन से क्या बनता है। क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, एसिटामाइड के जल अपघटन से क्या बनता है। जल अपघटन मीन्स हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो ऑप्शन दिया हुआ है एस्टिक एसिड, एल्डिहाइड, मेथिलेमे, फॉर्मिक एसिड। अब फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं आपके सिलेबस में क्या है, एस्टिक एसिड है ना, क्या है, एसिटिक एसिड है। तो फ्रेंड्स मैं इसीलिए इस क्वेश्चन को उठाई हूँ क्योंकि एसिटिक एसिड से ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। आप सभी अपने स्क्रीन पर देखिए, आपके एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आया है वो शो हो रहा है। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा हुआ है सेम टू सेम। हालांकि उसमें जो यौगिक है उसका नाम नहीं दिया हुआ है कि एसिडेमाइड वगैरह करके नहीं दिया हुआ है, उसको ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, और आपका क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि किसके जल अपघटन से जो एसिटिक एसिड है वो बनता है। ठीक है, तो जस्ट अपोजिट क्वेश्चन पूछा हुआ है फ्रेंड्स। तो आप सभी को ऐसे ही घुमाकर वो क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैं आप सभी के लिए ये क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की हूँ, जिससे आप सभी का जो लास्ट जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही अच्छे से हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, एसिटामाइड के जल अपघटन से आप सभी को आंसर तो पता चल ही गया कि एसिटिक एसिड बनता है। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स आप सभी के एग्जाम्स में उल्टा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किसके जल अपघटन से बनता है। तो आप सभी को कुछ बातें याद रखनी है जो मैं आप सभी को बता रही हूँ। तो देखिए, आप सभी के स्क्रीन पर शो रहा है एसिटामाइड बनाने की विधियाँ। तो देखिए फ्रेंड्स, जो 4 बातें हैं, ठीक है, कौन कौन सा, एल्किल साइनाइड, एस्टर, एसिड हैलाइड और साथ ही एसिड एमाइड। और साथ ही मैं इनका जो ग्रुप है वो लिख दी हूँ क्योंकि आप देखे होंगे आपके पेपर में जो क्वेश्चन आया है, मैं स्क्रीन पर भी शो करी थी, उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें डायरेक्टली फॉर्मूला लिख के दे दिया हुआ है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि किसको साइनाइड बोलते हैं, किसको एस्टर कहते हैं, किसको एसिड हैलाइड कहते हैं, किसको एसिड एमाइड कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो साइनाइड ग्रुप होता है वो CN रहता है ना, एस्टर में क्या रहता है, COOR रहता है, और जो एसिड हैलाइड है उसमें COCl रहता है। ये कहाँ रहेगा, लास्ट में रहेगा, है ना। और साथ ही जो एसिड एमाइड है उसमें CONH2 ग्रुप रहता है। तो ये जो चारों है फ्रेंड्स, कौन कौन सा, एल्किल साइनाइड, एस्टर हो गया, और साथ ही एसिड हैलाइड और एसिड एमाइड, इन सभी के जल अपघटन से क्या बनता है, एसिटिक एसिड बनता है। क्या बनता है, एसिटिक एसिड बनता है। और साथ ही एल्कोहल, कीटोन और एल्डिहाइड, ये 3 क्या है, एल्कोहल, कीटोन और एल्डिहाइड, इनके ऑक्सीकरण से बनता है। क्या, एल्कोहल, कीटोन और जो एल्डिहाइड है फ्रेंड्स, इनके ऑक्सीकरण से एसिटिक एसिड बनता है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप सभी ले लीजिए और इसको अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। और साथ ही फ्रेंड्स आप सभी को पता ही है कि एसिटिक एसिड और अल्कोहल आपके सिलेबस में तो है ही, तो इसकी बनाने की विधियाँ तो आपको हर हाल में अच्छे से याद करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब मैं आगे चलती हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है।
ठीक है। क्या आप सभी को ऑप्शन दिया हुआ है, उनमें से कौन सा पॉलीमर नहीं है, मीन्स उसमें से कौन सा पॉलीमर नहीं है आपको ये बताना है। ऑप्शन में दिया हुआ है रेशम, जिसको हम इंग्लिश में सिल्क कहते हैं, डीएनए, डीडीटी और स्टार्च। तो फ्रेंड्स, इनमें से जो डीडीटी है वो एक केमिकल कंपाउंड है, ठीक है, रासायनिक यौगिक है, वो कोई पॉलीमर नहीं है, ठीक है। और साथ ही जो डीएनए है वो तो एक नेचुरल पॉलीमर है, रेशम या फिर सिल्क ये भी नेचुरल पॉलीमर है, स्टार्च भी नेचुरल पॉलीमर है, ठीक है। और जो सिल्क है वो किसका पॉलीमर है ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। तो जो सिल्क है फ्रेंड्स वो एक्चुअली में अल्फा एमिनो अम्ल के क्या है, पॉलीमर है। किसके, अल्फा एमिनो अम्ल के पॉलीमर है। मीन्स ये जो सिल्क होता है फ्रेंड्स है ना, ऊन किसको बोलते हैं, वूल को बोलते हैं। और साथ ही ये जो चमड़ा होता है ना, ये सभी क्या होते हैं, ये सब प्रोटीन्स होते हैं। और प्रोटीन किसका बहुलक होता है, एमिनो एसिड का बहुलक होता है, ठीक है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि ये जो सिल्क है वो एमिनो एसिड का बहुलक है। और जो क्या बोलते हैं, डीएनए है ना, तो डीएनए किसका बहुलक होता है, न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। किसका होता है, न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है, ठीक है। और साथ ही जो स्टार्च है वो किसका बहुलक है, तो जो स्टार्च है फ्रेंड्स और एक होता है सेल्यूलोज, ये दोनों ही ग्लूकोज के बहुलक होते हैं। किसके हैं, ग्लूकोज के बहुलक हैं। ये सभी क्या है, ये सब नेचुरल बहुलक है ना, मीन्स नेचुरल पॉलीमर्स है ये। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए, है ना। तो जो स्टार्च है वो किसका होता है, ग्लूकोज का होता है। और सिल्क किसका होता है, ये प्रोटीन है जो कि एमिनो एसिड का बहुलक है। और जो आपका डीएनए है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, मीन्स इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड के बहुलक हैं, है ना फ्रेंड्स। तो आप सभी ये जरूर याद रखिए। लेकिन डीडीटी क्या है, एक केमिकल कंपाउंड है, ये कोई बहुलक नहीं है। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे है आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि, और ऐसे ही क्वेश्चन आपने अगर लैब असिस्टेंट का एग्जाम दिया रहा होगा जो कि व्यापम के द्वारा लिया गया था, तो उसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछा हुआ था। वसा या तेल के साथ कास्टिक सोडा की अभिक्रिया को क्या कहते हैं। और फ्रेंड्स साथ ही मैं आप सभी को बता देती हूँ कि मैं इस क्वेश्चंस का सिलेक्शन अलग अलग जगह से करी हूँ, है ना। तो आप सभी नंबरिंग पर बिल्कुल ध्यान भी मत दीजिएगा, ठीक है, कि इसके बाद इतने नंबर का क्वेश्चन कैसे आ गया, क्योंकि मैं क्वेश्चंस को अलग अलग जगह से सेलेक्ट करी हूँ, जो कि आप सभी के जो मतलब आप सभी के नहीं, पीटी नीट वगैरह एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं और जैसा क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम्स में आया हुआ है, मीन्स आपके सिलेबस में जो टॉपिक है वही टॉपिक से मैं क्वेश्चन उठाई हूँ, इसीलिए ये जो नंबरिंग है वो अलग अलग है। इसलिए आप सभी कंफ्यूज बिल्कुल भी ना होइएगा और मैं जो भी बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे है आप सभी के लिए, वसा या तेल के साथ कास्टिक सोडा की अभिक्रिया को क्या कहते हैं। वसा या तेल मीन्स क्या, ऑयल या फैट, है ना। तो इसके साथ अगर हम कास्टिक सोडा, अब कास्टिक सोडा किसे कहते हैं फ्रेंड्स, तो जो क्षार धातु होते हैं ना, जो सबसे पहले ग्रुप के हैं, सोडियम पोटेशियम, है ना, तो इन सब का जो हाइड्रोक्साइड होता है उसे ही क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा कहते हैं, उसे ही कास्टिक सोडा कहते हैं। तो कास्टिक सोडा और जो फैटी एसिड्स है ना, मीन्स जो फैट्स हैं, उनके रिएक्शन से क्या बनता है, उनके रिएक्शन से साबुन बनता है। क्या बनता है, साबुन बनता है। इसलिए इस क्रिया को क्या कहते हैं, साबुनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं इस क्रिया को, साबुनीकरण कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और आपके सिलेबस में साबुन दिया हुआ है, इसलिए मैं इसे ऐड करी हूँ, तो आप सभी को ये याद रखना है। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे है निम्नलिखित में कौन ताप सुनम्य बहुलक मीन्स थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है। और ऐसा क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। तो आप सभी को ये जो भी थर्मोप्लास्टिक और जो थर्मोसेटिक्स पॉलीमर्स होते हैं उनके नाम जरूर याद रखने हैं, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए जो थर्मोप्लास्टिक है इनमें से कौन सा है वो देख लीजिए, बेकेलाइट, मेलामीन, फॉर्मेल्डिहाइड और पॉलीथीन और वल्कनीकृत रबर। तो फ्रेंड्स इनमें से जो पॉलीथीन है, कौन पॉलीथीन, ये थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होता है। क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे चलिए, देखिए फ्रेंड्स जो समझाने वाली बातें हैं वो मैं आप सभी को अच्छे से समझा दे रही हूँ। अब इस पॉलीमर में जो भी आपका थर्मोसेटिंग है, थर्मोप्लास्टिक है, उनका नाम तो आपको याद रखना ही है। और फ्रेंड्स अगर आप सभी को इनका नाम चाहिए स्पेशली, है ना, और अगर आप कुछ भी समझना चाहते हो एक्स्ट्रा इससे रिलेटेड, तो आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें पॉलीमर पढ़ना है, या फिर पॉलीमर के जो टाइप्स है, थर्मोसेटिंग हो, थर्मोप्लास्टिक हो, या फिर जो एडिशनल होता है ना, योगात्मक होता है, जो कंडेंसेशन वाला होता है, संघनन बहुलक, ये सब पढ़ना है, इनका नाम जानना है, तो आप सभी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उसका अलग से एक वीडियो बना दूंगी जिससे आप सभी का एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो, ठीक है। और बाकी इसमें समझाने वाली कोई भी बात नहीं हो, इसलिए मैं आप सभी को कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे है निम्नलिखित में से ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल नहीं है। अब देखिए आपके सिलेबस में अल्कोहल है,
तो आप सभी को अल्कोहल के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि वो तो सिलेबस में सिर्फ लिख दिया है कि अल्कोहल और एसिटिक एसिड, और पूछ रहा है अंदर की चीज़ें, है ना। तो आपको डिटेल से इसके अंदर में जाकर पढ़ना ही होगा। आप सभी को अगर एग्ज़ाम में सफल होना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो आपको मेहनत करनी ही होगी। ओके फ्रेंड्स, तो आप सभी मेरे साथ ऐसे ही लगे रहिएगा, तो आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, क्योंकि मैं वैसे भी सारे थ्योरीज आप सभी को कवर करवा ही रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इनमें से जो ग्लिसरॉल होता है, जो ग्लिसरॉल होता है, ये क्या होता है? ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या होगा? ग्लिसरॉल होगा। अब देखिए, जैसा कि मैं आप सभी को बताई कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल होता है, तो वैसे ही फ्रेंड्स डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल भी होता है। अब ये कैसे होता है? देखिए, आप सभी ने मेथेनॉल पढ़ेंगे जैसे, तो मेथेनॉल क्या होता है? CH3OH। ठीक है, जो कि क्या है, इसमें एक ही OH ग्रुप है, तो जो इसमें एक ही OH ग्रुप रहता है उसको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। जिसमें दो जो हाइड्रिक ग्रुप होता है उसको क्या कहते हैं? डाईहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। और जिसमें 3 क्या होता है? OH ग्रुप रहता है, उसको ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार OH ग्रुप की संख्या के आधार पर इसका नामकरण होता है ना। इसके हिसाब से इसे ट्राईहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और मोनोहाइड्रिक कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी के लिए इसका एग्जाम्पल भी शो कर दी हूँ स्क्रीन पर, जिससे आप सभी को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, है ना, कि OH जो है जुड़ा होता है, उसके अकॉर्डिंग इसका जो है नामकरण किया जाता है कि ये डाईहाइड्रिक है या फिर ट्राईहाइड्रिक है। ठीक है, अब चलते हैं फ्रेंड्स हम अपने अगले क्वेश्चन पर, क्योंकि इसमें समझाने लायक और कुछ है नहीं, सिर्फ OH जो है उसकी संख्या के आधार पर इसका नामकरण होता है मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक। ठीक है, अब देखिए आगे है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में साम्यावस्था स्थापित होती है। क्या? किसी रासायनिक अभिक्रिया में साम्यावस्था स्थापित होती है, तो ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेंड्स कि क्या होता है, मीन्स इस अभिक्रिया में होता क्या है, क्योंकि आपको पता है कि आपके सिलेबस में साम्यावस्था दिया हुआ है। मीन्स साम्यावस्था को क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम, है ना। देखिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी को मिक्स क्वेश्चन करवा रही हूँ, क्योंकि अब टॉपिक वाइज तो क्वेश्चन आएगा नहीं आपके एग्जाम में, आपके एग्जाम में भी मिक्स क्वेश्चन आएगा, तो आप सभी को आदत होना चाहिए मिक्स क्वेश्चन सॉल्व करने की। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, आप अचानक से कोई भी क्वेश्चन देखेंगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन दिया हुआ है विपरीत अभिक्रिया रुक जाती है। मीन्स साम्यावस्था जब स्थापित हो जाता है, मीन्स जब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है, तब क्या होता है ये पूछा जा रहा है आप सभी को। तो क्या होता है करके ऑप्शन दिया हुआ है, पहला विपरीत अभिक्रिया रुक जाती है, अभिकर्मक और उत्पाद की सांद्रता बराबर हो जाती है, अग्र अभिक्रिया और प्रतीप अभिक्रिया, मीन्स जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है और जो बैकवर्ड रिएक्शन होता है उसका जो वेलोसिटी या फिर इसका जो रेट होता है ना, वेग बराबर हो जाता है, ये पूछा जा रहा है ना। तो फिर सी हो गया ये। फिर फोर्थ दिया हुआ, अभिक्रिया ऊष्मा उत्पादन के लिए रुक जाती है, मीन्स जो रिएक्शन है वो हीट प्रोडक्शन के लिए रुक जाता है, क्या ये पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए, इनमें से कोई भी तो सही नहीं लग रहा है, ओनली सी के अलावा, क्योंकि देखिए जो रिएक्शन है जब साम्यावस्था स्थापित हो जाता है इक्विलिब्रियम, तो फ्रेंड्स उसमें होता क्या है, जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है और जो बैकवर्ड रिएक्शन होता है उसका जो रेट होता है वो बराबर हो जाता है। क्या हो जाता है? उनका रेट बराबर हो जाता है। ऐसा नहीं है कि अभिकर्मक उत्पाद की सांद्रता बराबर हो जाती है, सांद्रता चाहे जितनी भी हो, लेकिन अब आगे क्या होता है, जैसे इक्विलिब्रियम जो है स्थापित हो जाता है, मीन्स साम्यावस्था स्थापित हो जाता है, उसके बाद इनकी सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अब फ्रेंड्स सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, मीन्स जो अग्र अभिक्रिया है और जो पश्च अभिक्रिया है, बैकवर्ड रिएक्शन है, वो साथ साथ हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि HI को मैं लेती हूँ, है ना, सपोज करते हैं HI जो है टूट रहा है किसमें, I2 और में H2 में। ठीक है, किसमें, I2 और H2 में। अब ये टूटते जा रहा है, लेकिन एक कंडीशन ऐसा आता है जिसमें 20% क्या हो जाता है आपका, क्या रह जाता है, HI रह जाता है, और 80% हो जाता है आपका I2 H2। मैं फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ ना, ठीक है, इतना। तो अब जब ये इक्विलिब्रियम स्थापित हो गया, तो ये जो 20% बचा हुआ है क्या, HI, और ये जो 80% है I2 और F2। एक्चुअली मैं यहाँ पर मैं जो रिएक्शन बता रही हूँ इसमें बता रही हूँ आप सभी को कि HI का है टूट रहा है ना। तो जब ये यहाँ पर जब इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाता है ना, तो इसके बाद जो है ये 20 का 20% ही रहता है, मीन्स HI की जो सांद्रता है या कॉन्सेंट्रेशन है वो 20 का 20% ही रहेगा, और जो I2 H2 है उसका कॉन्सेंट्रेशन दोनों का मिलाकर कितना रहेगा, ओनली 80% ही रहेगा। ठीक है, कितना रहेगा, 80% ही रहेगा, मीन्स अब ना तो ये बढ़ेगा ना कम होगा। तो फ्रेंड्स जब इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाता है जो, तो अग्र अभिक्रिया और जो प्रतीप अभिक्रिया, मीन्स फॉरवर्ड रिएक्शन और जो बैकवर्ड रिएक्शन होता है उसका रेट क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है।
ठीक है, मीन्स उन दोनों का जो वेग होता है वो बराबर हो जाता है। और सांद्रता क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। सांद्रता बराबर नहीं होती है, सांद्रता क्या हो जाती है, स्थिर हो जाता है। ठीक है, मीन्स अब ना तो वो बढ़ता है और ना ही कम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आप सभी को और भी अच्छे से पढ़ना है तो मैं बार बार बता रही हूँ कि आप मुझे एक टॉपिक का कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उस टॉपिक से रिलेटेड बहुत ही अच्छे से वीडियो बना दूंगी, जिससे आप सभी का कोई भी क्वेश्चन उस टॉपिक से नहीं छूटेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे आप सभी के लिए क्वेश्चन है, मैलेकाइट निम्न तत्व का खनिज है। अब फ्रेंड्स यही क्वेश्चन डायरेक्टली उठा करके आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए आप सभी अपनी स्क्रीन पर देखिए, यही क्वेश्चन आया हुआ है सेम टू सेम। ठीक है, कि मैलेकाइट निम्न तत्व का खनिज है। यहाँ पर सिंबल दिया हुआ है फ्रेंड्स और उसमें नाम दिया हुआ था। तो देखिए फ्रेंड्स, A to Z आपके एग्जाम में यही से ही क्वेश्चन उठाकर पूछा जा रहा है, इसलिए स्पेशली मैं आप सभी के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैलेकाइट निम्न तत्व का खनिज है। ऑप्शन दिया हुआ है मरकरी, Hg, Au किसका होता है, गोल्ड का होता है, Ni निकिल, और Cu क्या होता है, कॉपर। Cu क्या होता है फ्रेंड्स, कॉपर। तो ये जो मैलेकाइट है फ्रेंड्स, ये कॉपर का ही क्या होता है, खनिज है या फिर अयस्क है। ठीक है, क्या मैलेकाइट जो है वो कॉपर का ही क्या है फ्रेंड्स, अयस्क है ना। तो आप सभी को ये याद रखना है। यहाँ पर खनिज लिख दिया हुआ है फ्रेंड्स, लेकिन ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। एक्चुअली में मैलेकाइट है क्या, उस कॉपर का क्या है, ये अयस्क है। ठीक है, तो आप सभी को याद रखना है कि ये जो मैलेकाइट है वो कॉपर का क्या है, अयस्क है। और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। तो फ्रेंड्स इसमें जो क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, उसको A to Z डायरेक्टली उठा करके पूछ दिया जाता है, इसलिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, हेमेटाइट का सूत्र होता है। अब हेमेटाइट फ्रेंड्स ये क्या होता है, ये आयरन का क्या है, ये एक्चुअली में अयस्क है ना, लोहे का अयस्क है, इसलिए इसका सूत्र आप सभी को पता होना चाहिए। तो इसका सूत्र होता है फ्रेंड्स Fe2O3। क्या होता है, Fe2O3, मीन्स इसका आंसर होगा बी। ठीक है, अब आगे देखिए, निम्नलिखित में से एक चांदी का अयस्क है, मीन्स चांदी का अयस्क इनमें से कौन सा है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से जो अर्जेंटाइट होता है, क्या जो अर्जेंटाइट होता है वो चांदी का एक अयस्क है। ठीक है, क्या है, चांदी का एक अयस्क है। अब आगे देखिए, आयरन अयस्क का सांद्रण किया जाता है, मीन्स जो आयरन है फ्रेंड्स उसके अयस्क के सांद्रण की विधि पूछी जा रही है कि कौन सी विधि से की जाती है। तो फ्रेंड्स ये जो आयरन का अयस्क होते हैं फ्रेंड्स, जैसा कि अभी हेमेटाइट था है ना, तो ये क्या होता है एक्चुअली में, ये इसमें चुंबकीय गुण होता है ना, क्या होता है, चुंबकीय गुण होता है, इसलिए इनका सांद्रण जो है चुंबकीय क्रिया से किया जाता है। कौन सी क्रिया से किया जाता है, चुंबकीय क्रिया से किया जाता है, क्योंकि इसमें जो अशुद्धियाँ होती है एक्चुअली में वो चुंबक के प्रति क्या होती है, अट्रैक्टिव होती हैं। तो जब इसका सांद्रण किया जाता है तो जो अशुद्धियाँ होती हैं तो वो चुंबक के साथ आकर्षित होकर अलग हो जाते हैं, और जो ये शुद्ध तो नहीं लेकिन कुछ मात्रा में ये जो शुद्ध आयरन अयस्क है वो अलग हो जाते हैं। मीन्स जिसकी जो अशुद्धियाँ होती है जो कि चुंबक के प्रति अट्रैक्टिव होती है वो इसके सांद्रण करने से अलग हो जाती है, और जो बचता है उसका आगे फिर से प्यूरिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो विधि है वो आप सभी को याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, साम्यावस्था पर मिस आप सभी को पूछ रहा है कि जब इक्विलिब्रियम में रहता है कोई भी केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया, तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है। अब फ्रेंड्स आप सभी को मैं बता देती हूँ कि ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। आप सभी अपने स्क्रीन पर देखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है, मीन्स स्वतः परिवर्तित जब रहता है कोई भी जो प्रक्रम है ना, जब वो सेल्फ से होता है तो कौन सा कथन इनमें से सत्य है, ये पूछा गया है। ठीक है, मीन्स जब स्पॉन्टेनियस कोई भी प्रोसेस होता है तो आप सभी के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ये पूछा गया है। इसमें एंथैल्पी और एंट्रोपी के फॉर्म में दिया हुआ है, डेल एच और डेल एस। ठीक है, तो फ्रेंड्स जैसा कि अब अभी आप सभी के सिलेबस में क्या दिया हुआ है, अभिक्रिया दिया हुआ है ना, तो अभिक्रिया से रिलेटेड ये सारी बातें आप सभी को पता होना चाहिए, है ना, इसलिए स्पेशली मैं आप सभी को लिए इस क्वेश्चन को चूज करी हूँ। मुझे ये क्वेश्चन जो है जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रही थी तो उस समय मिला, तो मैं इस क्वेश्चन को आप सभी के लिए ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो ये सारे क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फ्रेंड्स आप सभी के लिए आंसर मैं टिक कर दी हूँ, वैसे भी जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें। अब देखिए जो क्वेश्चन अभी मैं करा रही हूँ उसका आंसर। तो फ्रेंड्स जब कोई भी क्रिया क्या साम्यावस्था में जब होता है फ्रेंड्स, तो जो डेल एस होता है वो एक्चुअली में जीरो होता है। क्या होता है, जो डेल एस होता है वो जीरो होता है। तो आप सभी को ये बात याद रखनी है। तो फ्रेंड्स आप सभी को ये याद रखना है कि साम्यावस्था पर जो एंट्रोपी परिवर्तन होता है या फिर डेल एस क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, जीरो होता है।
और आगे फ्रेंड्स मैं आप सभी को ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन और करवा देती हूँ जिससे आप सभी को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए फ्रेंड्स, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक स्वतः अभिक्रिया के लिए मुक्त ऊर्जा का मान मीन्स डेल जी पूछा हुआ है। मुक्त ऊर्जा को किससे शो करते हैं? डेल जी पूछा हुआ है। वैसे तो आपके एग्जाम में डेल एस और डेल एच दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर पूछा हुआ है डेल जी। तो फ्रेंड्स अब आगे वही क्वेश्चन तो नहीं करेगा एग्जामिनर, कुछ अलग क्वेश्चन करेगा। तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि जब स्वतः अभिक्रिया होती है, स्वतः अभिक्रिया मीन्स स्पॉन्टेनियस कोई भी रिएक्शन होता है या कोई भी प्रोसेस होता है ना, तो उसमें क्या होता है, जो डेल जी होता है फ्रेंड्स वो ऋणात्मक होता है। ठीक है, क्या होता है, डेल जी ऋणात्मक होता है, मीन्स लेस देन 0 होता है। डेल जी क्या होता है, लेस देन 0 होता है। ठीक है, तो ये बातें आप सभी को याद रखनी है। और फ्रेंड्स इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे फैक्ट्स है ना, तो उसको कवर कराने के लिए मुझे आप सभी के लिए एक स्पेसिफिक वीडियो जरूर चाहिए रहेगा। तो फ्रेंड्स अगर आप सभी इससे रिलेटेड एक वीडियो चाहते हैं, जो भी स्वतः अभिक्रिया होती है उसमें डेल जी क्या होता है, डेल एच क्या होता है, डेल एस क्या होता है, तो अगर मैं अभी इसी वीडियो में समझाऊंगी फ्रेंड्स तो उसके लिए मुझे 15 से 20 मिनट जरूर लगेगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है फ्रेंड्स वो एक्चुअली में रासायनिक ऊष्मागतिकी जो होता है, थर्मोडायनेमिक्स होता है, उसके अंतर्गत का टॉपिक है। लेकिन आपको सिलेबस में रिएक्शन दिया हुआ है, मीन्स केमिकल रिएक्शन ऑप्शन है सिलेबस में, क्या रासायनिक अभिक्रिया, इसलिए जबरदस्ती इस क्वेश्चन को डाल दे रहा है। हालांकि हम इसे थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, तो इसके लिए कम से कम 15 से 20 मिनट मुझे जरूर चाहिए रहेगा समझाने के लिए, है ना। तो आप सभी को अगर इसे समझना है फ्रेंड्स तो मुझे कमेंट करके मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ फ्रेंड्स क्योंकि अभी मैं आप सभी को क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ, तो इसमें मैं जितना बता सकती हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही जल्दी मीन्स 4 से 5 मिनट में मैं बता सकती हूँ, तो ज़रूर बता रही हूँ। लेकिन इसे समझाने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा, तो अगर आप चाहते हैं ऐसा वीडियोज़ तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हाँ तो यही रहा था फ्रेंड्स, 2 क्वेश्चन मैं आप सभी को इससे करवा दी हूँ। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, तो फ्रेंड्स मैं आप सभी मुझे कमेंट करके बताइएगा तो मैं ज़रूर बना दूंगी। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे क्वेश्चन है कॉपर पाइराइट एस्क का सांधन करते हैं। फ्रेंड्स यही क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, आप सभी स्क्रीन पर देखिए, सेम क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन ही पूछा हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स डायरेक्ट यहाँ से उठाकर क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो इसलिए ही आप सभी के लिए सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो कॉपर पाइराइट है ना, पाइराइट क्या होता है पता है? पाइराइट जिसमें सल्फर रहता है ना, क्या जिसमें सल्फर रहता है। एक्चुअली में कॉपर पाइराइट का फॉर्मूला होता है CuFeH2। क्या होता है? CuFeH2, है ना। तो फ्रेंड्स या फिर कहीं पे CuF2 भी दिया रहता है, अगर CuFeH2 रहता है तो कॉपर आयरन पाइराइट कहते हैं इसको, ठीक है, और CuF2 रहता है तो इसे कॉपर पाइराइट कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो पाइराइट होता है एक्चुअली में वो सल्फर से जुड़ा हुआ है, ये शब्द जो है वो, तो जिसमें भी सल्फर रहता है फ्रेंड्स उसको कुछ विधि से करते हैं, फेग उत्प्लावन विधि। क्या? फेन उत्प्लावन विधि, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फ्रॉथ फ्लोटेशन विधि। तो देखिए फ्रेंड्स हिंदी में भी इंग्लिश में लिख, मतलब इंग्लिश का हिंदी में करके लिख दिया है, इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ आप सभी से कि आप सभी इंग्लिश का जो भी रहता है उसके जरूर याद रखिएगा, क्योंकि देखिए इसमें भी इंग्लिश में लिख के दे दिया है हिंदी में, है ना। इसलिए जो भी साइंस का एग्जाम देने वाले हैं या टेक्नोलॉजी का, तो मैं उसमें बार बार बताती हूँ कि आप सभी इंग्लिश जरूर याद रखिए। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स फ्रॉथ फ्लोटेशन विधि, इसे हिंदी में कहते हैं फ्लेन उत्प्लावन विधि। वैसे आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया उसमें हिंदी में ही दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे देखिए, किसी अयस्क की प्रगलन का उद्देश्य है, और ये जो क्वेश्चन अभी मैं आप सभी को करवा रही हूँ फ्रेंड्स, ये कौन सा क्वेश्चन है? ये मेटलर्जी जो है, मीन्स जो धातु कर्म है आपके सिलेबस में उसका क्वेश्चन है। और इससे फ्रेंड्स क्वेश्चन आया हुआ है, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपके 2016 में भी पूछा गया, 2017 में भी पूछा गया है, ठीक है। मीन्स देखिए इसका 2 नंबर होता है एक क्वेश्चन का, तो मीन्स 8 नंबर का क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जो टॉपिक है वो, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो किसी अयस्क की प्रगलन का उद्देश्य, मीन्स स्मेल्टिंग जो करते हैं फ्रेंड्स उसका उद्देश्य क्या होता है ये पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स हम प्रगलन क्यों करते हैं? प्रगलन हम किसी भी अयस्क का उसका अपचयन करने के लिए करते हैं, ठीक है। क्या किस लिए करते हैं? उसको रिड्यूस करने के लिए करते हैं, तो इसका आंसर होगा ए, ठीक है। अब आगे देखिए, क्षारीय मृदा धातुएं संबंधित है, मीन्स आप सभी को पूछ रहा है कि जो क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं, है ना, वो पीरियोडिक टेबल में कौन से ब्लॉक से संबंधित है। तो फ्रेंड्स ये जो क्षारीय मृदा धातुएं हैं वो पीरियोडिक टेबल में फ्रेंड्स एस ब्लॉक के अंतर्गत आती हैं।
कौन से ब्लॉक के अंतर्गत आती है, एक्स ब्लॉक के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप सभी को पीरियोडिक टेबल को बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल से भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, डायरेक्टली आप सभी को किसी भी एलिमेंट का नाम दे देगा और साथ ही उसका जो पीरियड कौन सा है, मीन्स वो कौन से आवर्त का है, कौन से ग्रुप का, मीन्स कौन से वर्ग का है, ये पूछा गया है। इसलिए मैं आप सभी के लिए क्वेश्चंस ऐड करी हूँ। अगला देखिए फ्रेंड्स, एक तत्व जिसकी परमाणु संख्या 29 है, कितना है, 29 है, क्या एटॉमिक नंबर, वो पीरियोडिक टेबल में किससे संबंधित है। इसको भी किससे पूछा हुआ है, ब्लॉक से रिलेटेड। जो 29 किसका होता है फ्रेंड्स, ये कॉपर का होता है। किसका होता है, कॉपर का। और कॉपर कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। कौन से ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का है। ठीक है, आप सभी को ये बातें बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से प्लास्टर ऑफ पेरिस है, मीन्स प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला पूछा हुआ है। तो फ्रेंड, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, जिप्सम से बनता है ना। जिप्सम क्या होता है, और कैल्शियम सल्फेट 0.2H2O। फ्रेंड, जब जिप्सम से वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है, ओनली हाफ मॉलिक्यूल जब बच जाता है किसमें, जिप्सम में, तब वो क्या कहलाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका आंसर होगा सी, कैल्शियम सल्फेट, है ना, 0.5H2O। मीन्स जब वाटर का मॉलिक्यूल जो 2 रहता है फ्रेंड्स, उसमें से जब 1.5 जो मॉलिक्यूल है वाटर के, वो जब निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है, तो उसके बाद जो हाफ मॉलिक्यूल बचता है वाटर का, है ना, कैल्शियम सल्फेट के साथ, तो उसी को ही क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए फ्रेंड्स, और ये लास्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। निम्नलिखित तत्वों में से किस तत्व की सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंध होता है। ठीक है, क्या निम्नलिखित तत्वों में से किस तत्व की सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता है, ये पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें जो क्लोरीन है फ्रेंड्स, उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन जो अभी मैं कराई लास्ट में, वो एक्चुअली में पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड था। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम से पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये सेशन मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, ये जितना भी क्वेश्चन मैं आप सभी को कराई हूँ और जो भी समझाई हूँ, वो आप सभी को समझ में आया होगा और आप सभी के एग्जाम्स में बहुत ही काम आएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, और जो भी नए बच्चे हमसे कनेक्ट हो रहे हैं ना, हमारे वीडियोज़ को देख रहे हैं, वो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये हमारा यूट्यूब चैनल डेफिनेटली आप सभी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही काम आएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।